आज हम बात करेंगे भारतीय स्थापत्य कला, उसके इतिहास और उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स को लेकर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत जो है एक कल्चर डाइवर्सिटी का देश है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, कास्ट, क्लास, कल्चर के लोग रहते हैं और इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता के ऊपर पड़ता है। और यही जो भारतीय सभ्यता है, कहीं ना कहीं जो भारतीय वास्तुकला है उसको प्रभावित करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो डाइवर्स कल्चर रही है और इस कल्चर का अपने पूरा पूरा इतिहास रहा है। और यही इतिहास जो है एक भारत को समृद्ध हेरिटेज कंट्री के तौर पर प्रस्तुत करता है। हम सभी जानते हैं कि जो इंडियन कल्चर है और खासकर जो हेरिटेज है, उस हेरिटेज का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। लगभग 7,000 साल पहले से लेकर आज तक समय और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें काफी बदलाव आया है। अगर हम बात करें भारतीय स्थापत्य कला की हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्थापत्य कला का विकास हुआ है। सपोज कीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी मोन्यूमेंट में आप जाते हैं, चाहे अलोरा की गुफाएं हो, अजंता की गुफाएं हो, भरूच के मंदिर हो, साउथ इंडिया के टेम्पल्स हो, मोन्यूमेंट्स हो, उन मोन्यूमेंट्स को देखकर आपके मन मस्तिष्क में कई प्रश्न उठते हैं कि मोन्यूमेंट्स क्यों बने होंगे, उसके बनाने का क्या तरीका रहा होगा और इनको इस बेहतरीन तरीके से किस प्रकार बनाया होगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सीधा लिंक करती है भारतीय स्थापत्य कला के साथ। हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय स्थापत्य कला है, जिस इंडियन आर्किटेक्चर कहते हैं, उसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। और इस हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट समय के राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों, सुल्तानों के समय, उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा, उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स का पूरा प्रभाव रहा है और जो कहीं ना कहीं भारतीय स्थापत्य कला को प्रभावित करते हुए आए हैं। और जिस तरीके से ये बदलाव आया खासकर कल्चर्स में, और यही जो एक्सपीरियंसेस है उन्होंने अपनी स्थापत्य कला के तौर पर उभारने की कोशिश की है। और यही से भारतीय स्थापत्य कला का जो इतिहास है हमें दिखाई देता है, जिसके की एविडेंसेस जो है हमें विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में कल्चर हेरिटेज के तौर पर दिखाई देते हैं। अगर हम इंडियन हेरिटेज की बात हम करें, खासकर जो इंडियन आर्किटेक्चर की हम बात करें, इंडियन आर्किटेक्चर का जो रूट है कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और धर्म से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमारे जिस आर्किटेक्चर स्टाइल्स को जोड़ देता है उस ट्रेडिशन के साथ, उस कल्चर के साथ, उस रीजन के साथ और हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ, जो हमें रिफ्लेक्ट होता है विभिन्न भारतीय आर्किटेक्चर के स्टाइल्स में, जो कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्ट होता है वो सारे मॉन्यूमेंट्स में, जो कि एंशियंट टाइम से लेकर और आज तक हमारे सामने उपलब्ध है, जिसके देखकर हम भारतीय स्थापत्य कला की वैभवता, विशालता और समृद्धशाली स्टाइल के बारे में हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। यदि हम भारतीय स्थापत्य को ध्यान से समझे तो कहीं ना कहीं इस भारतीय स्थापत्य कला की जो परंपरा है उसमें भारतीय, खास प्राचीन भारतीय जो समय है उसका पूरा प्रभाव रहा है। और प्राचीन काल से लेकर अलग अलग समय में इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, जिसने भारतीय आर्किटेक्चर को एक ग्रेसफुल और विशाल के संदर्भ के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं विभिन्न प्रकार के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, उनके भित्ति चित्रों में, केव्स के ऊपर, मंदिरों में, मूर्तियों में, जिनको बनाने की योजना के साथ उसको किस तरीके से अंकुलित करते हुए, उसको किस तरीके से जो भाव को व्यक्त करते हुए, साथ ही साथ उनको किस बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जिससे भारतीय जो स्थापत्य कला है, जिसे हम इंडियन आर्किटेक्चर कहते हैं, उसकी वैभवशालिता के दर्शन में प्राप्त होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर? हम आर्किटेक्चर किसे कहते हैं? सामान्य शब्दों में अगर हम कहें, आर्किटेक्चर का मतलब है डिस्क्राइब बिल्डिंग्स, कि जो किसी भी प्रकार की बिल्डिंग्स है उसको किस, और जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है उसको किस तरीके से डिफाइन करें। उसके साथ साथ आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग्स एंड नॉन बाइंडिंग स्ट्रक्चर्स, द स्टाइल ऑफ डिजाइन एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड other physical structures, unifying or
कोहेरेंट फ्रॉम और सच, यानी कि किसी भी भवन को बनाने की कला या किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाने की कला, उसको किस तरीके से हम बनाएं, कौन सा मेथड हम यूज करें, वो सामान्यतः हम आर्किटेक्चर के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम भारतीय चीजों की बात करें, समझने की बात करें, तो सामान्य शब्दों में आर्किटेक्चर इज द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, द स्टाइल इन विच ए बिल्डिंग इज डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड स्पेशली विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक पीरियड, प्लेस, कल्चर एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द पर्सन। यानी कि आर्किटेक्चर वो एक प्रकार का विज्ञान है जो किसी भी टाइम फ्रेम में भवनों के हम किस तरीके से बनाएं, किस तरह का मेथड यूज करें, कौन सा मटेरियल यूज करें और उसको बनाने की हमारी कला क्या होगी, जिसमें ध्यान रखा जाता है मुख्यतः समय का, परिस्थितियों का, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का और समाज की जो आवश्यकता है वो किस प्रकार की और व्यक्ति किस तरीके चाहता है, इन सब को मिलाकर जो भवन निर्माण करने की जो कला है हम उसे आर्किटेक्चर के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भारतीय संदर्भ में आर्किटेक्चर का एक अलग रूप में यूज किया जाता है, हम कहते हैं वास्तुशास्त्र या स्थापत्य कला। वास्तु शब्द की अगर हम बात करें तो जो वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वसु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बसना। क्योंकि बसने के लिए भवन की जो आवश्यकता वो महत्वपूर्ण होती है, हम सभी जानते हैं कि जहां भवन नहीं होता है वहां मनुष्य का रहना संभव नहीं हो पाता। तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो वास्तु शब्द है ये संस्कृत के वसु धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बसना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बसना जो है मनुष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और जहां मनुष्य बस जाता है वहीं बस्तियों का निर्माण धीरे होता चला जाता है। अतः वास्तु का अर्थ है रहने हेतु भवन और वस धातु से ही वास, निवास, बस्ती इत्यादि शब्द मिलकर बने। यानी कि अगर हम वास्तुकला की बात करें, वास्तुकला वो कला है जो किसी भी प्रकार के भवन को बनाने की कला वास्तुकला कहती है और इसको बनाने में ध्यान रखा जाता है समय का, परिस्थितियों का और समाज की आवश्यकताओं का। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें वास्तुशास्त्र को लिटरली यूज करते हैं साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, ए ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर ओरिजिनिंग इन इंडिया। यानी कि जो वास्तुशास्त्र की अगर उत्पत्ति की बात करें, मुख्यतः वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति भारतीय संदर्भ में हुई है। और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट टेक्स्ट को उठा के देखें, चाहे ब्राह्मण हो, ऋग्वेद हो या फिर अग्नि पुराण हो, गृह सूत्र हो, मत्स्य पुराण हो, इन सभी में कहीं ना कहीं वास्तुशिल्प की बात की गई है। अगर हम वास्तुशिल्प की बात करें, इट्स अ टेक्स्ट फ्रॉम एन इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस, लेआउट, मेजरमेंट्स, ग्राउंड प्रिपरेशंस, स्पेस अरेंजमेंट एंड स्पिरिचुअल ज्योमेट्री। यानी कि हम भवन निर्माण किस प्रकार से करें, किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें, उसका बनाने का ढांचा किस प्रकार से होगा, किस प्रकार की मेजरमेंट होगी, ग्राउंड को किस तरीके से तैयार करें, जो स्थान है उसका हम किस तरीके से बेहतर तरीके से हम प्रयोग करें, हवा का हम कैसे ध्यान रखें ताकि एक प्रकार का सफोकेशन ना हो रूम में, हम किस प्रकार से प्रकाश का ध्यान रखें और जो एक प्रकार का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उन सबको ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की जो कला है मुख्यतः भारतीय संदर्भ में उसे वास्तुशास्त्र कहा गया, जिसे आगे कहीं ना कहीं स्थापत्य कला या अगर मॉडर्न टाइम फ्रेम की बात करें तो आर्किटेक्चर के तौर पर देखने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर क्या वजह है भारतीय इतिहास में वास्तुकला को या आर्किटेक्चर के प्रति क्या इंपॉर्टेंस है, और इतिहास के स्टूडेंट्स को खासकर हर बच्चे को ये जानना क्यों जरूरी होता है कि वो ये समझे कि जो वास्तुकला है उसका क्या महत्व है। अगर हम ऐतिहासिक प्रोस्पेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में खासकर जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर एक खास इंपॉर्टेंस रही है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आर्किटेक्चर जो है वो हमें पूरे के पूरे इतिहास को समझने में सहायता करता है, जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि आखिर भारतीय इतिहास का हिस्टोरिकल, रिलीजियस, ट्रेडिशनल, सोशल, कल्चरल
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है वो किस तरह का रहा है। और ये सारा का सारा जो रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं हमारे स्थापत्य कला में, हमारे आर्किटेक्चर में। अब सवाल ये उठता है कैसे। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव की, हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स होता है या कोई भी जो स्थापत्य कला है उसके द्वारा बने हुए जो मॉन्यूमेंट्स है वो हमें एक प्रकार का पूरा जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है उसको समझने में हमारी सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इमारतें, बिल्डिंग्स, मंदिर्स, गुफाएं, अभिलेख इत्यादि हमें मिले हैं जो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इन सब से हमें हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव को समझने में सहायता मिलती है। हम दो तीन एग्जांपल्स यहाँ पर लेंगे, भवनों का, इमारतों का और डिफरेंट प्रकार के जो इंस्क्रिप्शंस है खासकर मौर्य टाइम फ्रेम के, वो किस तरीके से हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव उपलब्ध कराते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो बेहतरीन तरीके से समझ सके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के इतिहास को। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मॉन्यूमेंट्स को बनाना, उसको निर्माण करना, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं जो आर्किटेक्चर है उसका पार्ट कहलाता है। अब सवाल ये उठता है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव कैसे सहायता करता है। कोई भी जब भवन का निर्माण होता है तो उस भवन को निर्माण करने की खास शैली होती है और हर राजा महाराजाओं ने अपने तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से उन मॉन्यूमेंट्स का, मंदिर्स का या अपने केव्स का निर्माण कराया ताकि उनकी अपनी जो है एक प्रकार के जो रिफ्लेक्शन है उनका पूरी पूरी आइडियोलॉजी का वो रिफ्लेक्ट होता है उन सारे के सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर। कोई भी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनता है तो उसको बनाने के ऊपर, जैसे हम लोग भरूच के जो टेम्पल्स में जाते हैं या हम दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। वो लिखा हुआ बताता है कि ये मॉन्यूमेंट्स कब बना, किसने बनाया, बनाने वाला कौन था। इसके अलावा अनेक प्रकार के आर्किटेक्चर जो आइटम्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट लेक्स होते हैं, राजा की राजज्ञा होती है, किस प्रकार की कल्चर्स है वो रिफ्लेक्ट होती है, राजा की कौन सी उपलब्धियां है, उनकी स्टोरीज, डेट, ये सारी की सारी हमें किसी न किसी जो आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स है जो कि भवनों पर, इमारतों पर, मंदिर पर, केव्स के ऊपर, स्तूप्स के ऊपर, वो हमें कहीं ना कहीं लिखी हुई मिलती है जिससे हम उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के राजा के बारे में, उसका हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स है हम उसको समझ सकते हैं। क्योंकि इतिहास को समझने के लिए अगर हम उस मॉन्यूमेंट्स को समझ जाते हैं, उस पर लिखी डेट्स को समझ जाते हैं, वो किसने बनवाया, बनाने के लिए किस प्रकार का मटेरियल यूज किया गया और बनवाने के पीछे उसका क्या प्रोस्पेक्टिव था, ये सारी की सारी बातें स्टूडेंट्स को मदद करती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के आर्किटेक्चर के थ्रू हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए। दूसरा पॉइंट है रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव। हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी स्थापत्य कला के निर्माण में उसके ऊपर कहीं ना कहीं पूरा पूरा एक प्रकार से इंपैक्ट होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के रिलीजियस एस्पेक्ट्स का। यदि हम भारतीय संदर्भ की बात करें, दो मुख्य शैलियां हैं, द्रविड़ और नागर्स। अगर आप साउथ इंडिया के चाहे मीनाक्षी टेम्पल्स हो, चाहे श्री पद्मनाभन टेम्पल्स हो, अगर उन टेम्पल्स में आप जाएंगे जो कि भारतीय आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, जब आप उन टेम्पल्स में जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टेम्पल्स है रिफ्लेक्ट करती है उस पूरे पूरे रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव्स को, जिसमें डिफरेंट देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो हमें दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के जो आर्किटेक्चर स्टाइल में खासकर रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव है उसको समझने में हमारी सहायता करते हैं कि एक पर्टिकुलर समय में किस प्रकार की धार्मिक विचारधाराओं को महत्व दिया जाता था, आम आदमी जो है वो किस प्रकार के धार्मिक मतों को मानता था और ये किस तरीके से आम जीवन को प्रभावित करते थे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम मौर्यन टाइम फ्रेम की बात करें, खासकर अगर हम अशोका की बात हम करते हैं, अशोका के समय के हमें अधिकतर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में मिलता है जो कहीं ना कहीं स्तूपों, विहारों, केव्स में रिफ्लेक्ट होता है, जिससे हम कहीं ना कहीं मौर्यन टाइम फ्रेम की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि जो एक आर्किटेक्चर है वो सिर्फ कोई एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं है,
वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का पूरा हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन हमें बताता है। रिलीजियस जो प्रोस्पेक्टिव किस प्रकार का रहा है वो हमें समझाता है, जिससे कि हमें उस समय की परिस्थितियों को समझने में सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट है ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स। व्हाट इज ट्रेडिशंस? अगर हम ट्रेडिशन की हम बात करें तो हमारे रीति रिवाज क्या है, हम किस प्रकार का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, हमारे जो कस्टम्स है वो क्या है, ये सारी की सारी बातें हैं कहीं ना कहीं हमारे स्थापत्य कला के द्वारा, जो भारतीय स्थापत्य कला के द्वारा बनाए गए विभिन्न भवनों के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, जो हमें बताती है कि एक समय विशेष में किस प्रकार का ट्रेडिशंस राजाओं के द्वारा फॉलो किया जाता था, एक खास समय में किस प्रकार का ट्रेडिशंस जो प्रोस्पेक्टिव है वो कैसा था, जिस जो हमारी सहायता करता है आज वर्तमान संदर्भों में एंशिएंट टाइम के ट्रेडिशनल प्रोस्पेक्टिव को समझने में। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्रोस्पेक्टिव। हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो आर्किटेक्चर या जो वास्तुकार होता है, वास्तुकला को स्थापत्य कला को बनाने वाला होता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव होता है उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का। वो किस प्रकार से सोचता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके सराउंडिंग किस प्रकार की परिस्थितियां है, जिन्हें वो कहीं ना कहीं अपनी शैली के द्वारा उस आर्किटेक्चर के थ्रू रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के गुफाओं के अंदर देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हमें मिलती है उसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अनेक प्रकार के शिलालेख, गुहालेख या हमें के पिलर्स, ये सारी की सारी चीजें बताती है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कल सोशल पर्सपेक्टिव वो किस प्रकार का रहा होगा। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, हम सभी जानते हैं कि अगर हम आर्किटेक्चर के स्थायित्व की हम बात करें या आर्किटेक्चर को बेहतरीन तरीके देखने की बात करें, कोई भी राजा तब इस एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे सकता है जब वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो। यदि राजा के पास पॉलिटिकल जो पावर वो नहीं है या पॉलिटिकल स्थायित्व नहीं है, तो वो शायद स्थापत्य की तरफ उसका ध्यान संभवतः जाए। इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि उन राजाओं के टाइम पे या उन बादशाहों के टाइम पे जो स्थापत्य कला का विकास अधिकतम हुआ है, जो एक प्रकार से पॉलिटिकल पावर में थे या जिन्हें पॉलिटिकली स्थायित्व जो है वो प्राप्त हो चुका था। तो जिससे हमें अनुमान लगता है कि उन्हीं राजाओं ने मुख्यतः स्थापत्य कला का को आगे बढ़ाया है, स्थापत्य कला को महत्व दिया है, जो एक प्रकार से पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे। और इवन मौर्य काल की अगर हम बात करें, मौर्य काल के विभिन्न जो आर्किटेक्चर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो आर्किटेक्चर के जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं खासकर अशोक साम्राज्य के पॉलिटिकल सुपरमेसी का और उसकी जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज है उसके बारे में पूरा पूरा में रिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माही भी लेके हम बात करेंगे, मस्के भी लेके हम लोग बात करेंगे, या फिर जो आपका जो सारा स्तंभ की हम बात करेंगे, ये सारे के सारे एक प्रकार के जो आर्किटेक्चर के पार्ट रहे हैं, जो भारतीय स्थापत्य कला की एक वैभवता को दर्शाते हैं। न केवल ये भारतीय स्थापत्य कला की वैभवता को दर्शाते हैं, बल्कि मौर्य कालीन जो पॉलिटिकल सुपरमेसी है उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम आर्किटेक्चर से ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर समय में एक वंश ने किस प्रकार से पॉलिटिकल तरक्की की और ये तरक्की से किस प्रकार से राजा की उपलब्धियां रही हैं और इससे किस प्रकार से राजाओं ने आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाने में हेल्प किया है। तो कहीं ना कहीं जो आर्किटेक्चर है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर समय का जो पॉलिटिकल सुपरमेसी किस प्रकार की थी, जो पॉलिटिकल जो पावर्स थी वो कौन सी थी, और कोई भी जो राजा है वो किस प्रकार की नीतियों को बताता था और उसकी जो खास उपलब्धियां हैं वो किस प्रकार की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल पर्सपेक्टिव। व्हाट इज कल्चर? हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार, खान पान, हम किस कस्टम्स को फॉलो करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारे रिचुअल्स क्या क्या है, ये सारा का सारा जो है हमारे कल्चर का पार्ट कहलाता है। यदि किसी भी आर्किटेक्चर के स्टाइल को उठाकर देखें, चाहे वो हड़प्पन आर्किटेक्चर को उठाए, चाहे हम जैन आर्किटेक्चर को देखें, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को देखें, वैदिक आर्किटेक्चर को देखें या फिर मौर्यन आर्किटेक्चर को देखें, तो इसके अंदर जितने भी
चाहे वो मोन्यूमेंट्स हो, पिलर्स में बने हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो कल्चर एस्पेक्ट्स है वो रिफ्लेक्ट होता है। हम एक एग्जांपल, अगर हम सारनाथ स्तंभ की बात करें, सारनाथ स्तंभ से, या फिर हम बात करें दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स की हम बात करें, या फिर गुप्त काली मंदिर की हम बात करें, ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बताते हैं, आर्किटेक्चर में बताता है कि एक खास समय में लोगों की जो संस्कृति किस प्रकार की थी, लोग किस प्रकार से सोचते थे, उनका रहन सहन, खान पान, आचार विचार, व्यवहार किस प्रकार का था। ये सारा का सारा कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है आर्किटेक्चर के द्वारा, स्थापत्य कला के द्वारा। अगर हम वर्तमान संदर्भ की हम देखने की बात करें, तो हम व्यक्ति के जो मकान से हम बता सकते हैं, उसके डिजाइन को देखकर हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का, खासकर कलर्स कॉम्बिनेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार से सोचता होगा, इस व्यक्ति स्टेटस किस प्रकार से है, और ये किस तरह की कल्चर को फॉलो करता है। तो कोई भी जो आर्किटेक्चर होता है या स्थापत्य कला होती है, वो सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं होता, वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल, कल्चर, सोशल एस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, जो कहीं ना कहीं हमें उस इतिहास को समझने में सहायता करता है। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, हम सभी जानते हैं कि जिसके पास धन होगा वही व्यक्ति अधिकतम भवनों का निर्माण कर सकता है, महलों का निर्माण कर सकता है, और उस भवन में किस प्रकार का जो मटेरियल यूज किया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के साथ। उसके बाद आपका आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय आर्किटेक्चर है, खासकर जब भारतीय स्थापत्य कला कहते हैं, उसका एक लंबा इतिहास रहा है, और इस इतिहास में एंशिएंट टाइम से लेकर और आज तक अनेक प्रकार की डेवलपमेंट्स हुई है, और यही डेवलपमेंट्स जो है हमें बताती है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके अलग अलग टाइम फ्रेम में भवनों का निर्माण किया जाता था, और उस भवन को बनाने के लिए किस प्रकार की तकनीक और मटेरियल का यूज करते थे, जो कहीं ना कहीं इस टेक्निकल जो डेवलपमेंट्स है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार की रही होगी, खासकर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अगर हम इंडियन आर्किटेक्चर के इतिहास को जानने की कोशिश करें, हालांकि डिवीजन कर पाना किसी भी इतिहासकार के लिए या किसी भी इतिहास के विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि खासकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आर्किटेक्चर का स्टाइल इतना मिक्सअप है, वैदिक आर्किटेक्चर में कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट और जैन जो आर्किटेक्चर के स्टाइल से मिलते हैं, महाजन पदार्थ से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझने के लिए, जो इंडियन आर्किटेक्चर के इतिहास को समझने के लिए, इसके डिफरेंट फेजेस को समझने के लिए इसे मुख्य भागों में बांटा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम सभी जानते हैं कि भारत जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता भारत में रही है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर देखते हैं। देन वैदिक आर्किटेक्चर, महाजनपद आर्किटेक्चर, और इसी महाजनपद में कुछ एस्पेक्ट्स हमें वैदिक आर्किटेक्चर का मिलता है, कुछ एस्पेक्ट्स हमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का मिलता है, और कुछ हमें जो जैन आर्किटेक्चर है उसका हमें देखने को मिलता है। मौर्यन आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर के भी डिफरेंट फ्रेम रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। इन दोनों के आर्किटेक्चर के स्टाइल्स में हमें डिफरेंट स्टाइल मिलता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मौर्य आर्किटेक्चर के बाद कहते हैं शक, कुषाण और हुन्स आते हैं, और इस शक, कुषाण और हुन्स के टाइम फ्रेम में मुख्यतः तीन जो स्कूल ऑफ थॉट जो आर्किटेक्चर है वो बढ़कर सामने आते हैं। एक तो गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल। ये आगे इनके बारे में बात करेंगे कि ये स्कूल है क्या, और ये किस तरीके से भारतीय जो स्थापत्य कला है को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हर टाइम फ्रेम की एक बात ध्यान देने की है, हर टाइम फ्रेम की अपनी हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चर्स, इकोनॉमिकल और जो टेक्नोलॉजी के जो फीचर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट रही है, जो कहीं ना कहीं हमें बताती है कि जो किस प्रकार का बदलाव, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट्स में, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आया है, और उस एस्पेक्ट्स में किस तरीके से आर्किटेक्चर को प्रभावित किया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है, और शायद इतिहासकार, इस अधिकतर इतिहासकार जो है इस बात पे सहमत है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है
one of the most and the highest वेल सिविलाइज्ड या फिर हम कहें वेल प्लान सिविलाइजेशन, क्योंकि अगर ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट की हम बात करें, सिविलाइजेशन का मतलब ही वहां पर आ जाता है कि जो पूरे तरीके से बसाई गई हो। यानी कि अधिकतर इतिहासकार आज भी इस बात पे सहमत है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने आप की अपने जो समकालीन सभी सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में से सबसे प्रमुख, एडवांस, स्ट्रक्चर्स और वेल प्लान सिविलाइजेशन रखी है। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य से मैप पे देख पा रहे हैं कि भारत के जो ये जो पाकिस्तान से लगता हुआ एरिया है, उस पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा रहा है पहले। ये सारा का सारा जो एरिया है जो आप